नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे हर एक स्टूडेंट के पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और वो वीडियो का आनंद लेते रहें और अपनी शिक्षा प्राप्त करते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में अध्ययन करवा दिया है और इस टॉपिक में कुछ और भी बातें थी जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास दे रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, निस्तापन। निस्तापन क्या होता है बेटा, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि देखिए, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दो माध्यम होता है, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर होता है इसमें वस्तु जल्दी गर्म होती है लेकिन नुकसान होने का चांस होता है, और लो टेम्परेचर जो होता है इसमें वस्तु आसानी से धीरे धीरे करके गर्म होती है और इसमें कोई क्षति होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, तो निस्तापन जो प्रक्रिया आई हुई है, ये निस्तापन इसको निम्न ताप पर, सबसे कम ताप पर गर्म किया जाता है, वो भी कहां, वायु की अनुपस्थिति में। निस्तापन प्रक्रिया में किसी भी पदार्थ को जिसे गर्म करना है वो सबसे निम्न ताप पर गर्म होगा और वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा। क्योंकि अगर आप खुली वायु में किसी वस्तु को गर्म कर रहे हो और हवा चल रही है तो निश्चित है उसके जो टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा के माध्यम से जो टेम्परेचर है आपका वो बढ़ता चला जाएगा और वस्तु में क्षति होने का पूरा चांस होता है। इसलिए निस्तापन प्रक्रिया में निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जो भी अवक्षेप हमारा प्राप्त होता है वो निस्तापन द्वारा प्राप्त होता है। इसी यानी निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपका भर्जन। क्या है, भर्जन। इस भर्जन के बारे में हम लोग जानते हैं, भर्जन किसे कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको निस्तापन में बताया है, एकदम सेम उसी का अपोजिट है भर्जन। भर्जन क्रिया में क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें जो है भर्जन क्रिया में बेटा क्या होता है, ये हमने कहा कि ये निस्तापन का अपोजिट होता है। इसमें निस्तापन में आपको बताया गया ये निम्न टेम्परेचर पर काम करता है, वो भी वायु की अनुपस्थिति में बनाता है। इसमें क्या होता है भर्जन क्रिया में, इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि भर्जन क्रिया में किसी भी अयस्क को उच्च ताप दिया जाता है, उच्च ताप दिया जाता है। उच्च ताप के साथ निस्तापन में आपको बताया गया कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वायु की एक नियंत्रित मात्रा होती है, ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। ठीक है, इस प्रकार से निस्तापन भर्जन में बदल जाता है। यानी उच्च ताप होना चाहिए प्लस नियंत्रित वायु होना चाहिए। नियंत्रित वायु, फिर से ध्यान से देखिएगा, किसी भी अयस्क को उच्च ताप तथा नियंत्रित वायु दाब में गर्म करने पर जो प्रक्रिया संपन्न होती है इसी को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका गालक। हेडिंग पड़ी हुई है स्क्रीन पर, गालक। ये गालक क्या होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, गालक किसी भी अयस्क को गलाने की प्रक्रिया रखता है। इसी को क्या कहा जाता है, गालक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए इसको ध्यान से देखिए। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा जिसे जल में डाल देने पर वो ऑटोमेटिक पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। जैसे चूना पत्थर, चूने को पानी में डाल दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली अपक्रिया कर लेता है पानी के साथ और उसी में टूट जाते हैं इसके कण। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि चूने को पिघलाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत जो पत्थर आ जाता है चूने में, तो चूना तो पिघल जाता है लेकिन पत्थर नहीं टूट पाता है। ठीक, तो उसको पिघलाने के लिए, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वतः न पिघले, उसको पिघलाने के लिए हमें जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है या जिस पदार्थ को हम मिलाते हैं
और वही पदार्थ मिलने के बाद उस पदार्थ को जो नहीं पिघल रहा है उसको ऑटोमेटिक को क्या कर देता है, पिघला देता है। इसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, गालक कहा जाता है। ठीक है, अब गालक को यानी वो पदार्थ जो सरलता से गल जाते हैं, पिघल जाते हैं या अलग हो जाते हैं, उनको धातुमल कहा जाता है। वे पदार्थ जो किसी अयस्क से सरलता से अलग हो जाते हैं, पिघल करके निकल जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, धातुमल कहा जाता है। ठीक, अब ये तो हो गए। अब थोड़ा गालक के विषय में जान लेते हैं। गालक का कुछ और भी कार्य होता है। वास्तव में गालक दो ही प्रकार के होते हैं। गालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय गालक। क्या होता है, अम्लीय गालक। और एक होता है क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक का उपयोग निश्चित है अम्लों के साथ किया जाता होगा, यानी कोई अम्लीय पदार्थ हो उसके साथ जो है जिस गालक का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता होगा, अम्लीय गालक कहलाता होगा। और जो क्षारीय गालक होते हैं इनको क्षार धातुओं के साथ उपयोग करते होंगे, उन्हीं को क्षारीय गालक कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका परगलन। परगलन किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, परगलन किसे कहा जाता है। इसके बाद जो है परगलन प्रक्रिया में आपको ये चीज बताया गया कि निस्तापन तथा भाजन के उपरांत, यानी निस्तापन और भाजन की क्रिया समाप्त होने के बाद प्राप्त अयस्क, जो इनसे अयस्क प्राप्त हुआ होगा, उसमें कुछ कोक तथा उचित गालक को एक साथ मिलाकर और उच्च ताप पर गर्म करने, ठीक है, उच्च ताप पर गर्म करने पर, एक साथ मिलाकर गर्म करने पर जो गालक प्राप्त होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, परगलन कहा जाता है। अब परगलन की क्रिया वात्या भट्ठी में संपन्न होती है। वात्या भट्ठी आपके सामने बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिए और फिगर को बेटा एक एक पॉइंट इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि ये पेपर में पूछा जाता है तो लॉन्ग आंसर में आता है लिखने के लिए, और चित्र भी इसका बहुत ही आसान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चित्र इसमें जो चीज लिखा हुआ है, अभी हम सब आपको एक एक स्ट्रक्चर समझा दे रहे हैं और ध्यान से देख लीजिएगा, यही तरीके से बनेगा फिगर। चलिए पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर जो बैटर बनाया गया है आप देख ही रहे हैं, यही आकार देना है इसे। और ध्यान रहे ये बाहरी पट्टी जो बनी हुई है ये दो परत में होनी चाहिए। इसके बाद ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ये आपका ईंट लगा हुआ है, जिसे अग्निशाह ईंट नाम दिया गया है। कौन सी ईंट होती है ये, अग्निशाह ईंट होती है। अग्निशाह ईंट किसे कहा जाता है, ऐसी ईंटें जिसमें से आग या उष्मा बाहर न स्रावित हो सके, अंदर में ही अवशोषित किए रहे, उसी को अग्निशाह ईंट कहा जाता है। इस हापर को तैयार करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक कोन बनाया गया है। ये कोन, इसमें क्या होता है कि जिससे आपके द्वारा डाला गया जो चार्ज है वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा यहाँ न गिरने पाए, इसके लिए यहाँ डबल कोन बने होते हैं। इस कोन के माध्यम से इसको हम आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो चार्ज है वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, ये चार्ज धीरे धीरे यहाँ से निकल करके सबसे पहले 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रवेश करते हैं, जहां पर हल्का फुल्का इन्हें गर्मी मिलती है। ये गर्म होकर के फिर नीचे की दिशा में स्रावित होते हैं, और स्रावित होने के बाद जब 700 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं तो यहाँ थोड़ा इसकी अपेक्षा और गर्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला स्टेप जब यहाँ से स्रावित होकर के आगे ट्रांसफर होता है तो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर चार्ज पहुंचता है, यहाँ पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है। और इसके बाद समझ लीजिए कि यहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते ये उबाल लेने लगता है, और 1500 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद पूर्ण रूप से आपका अवक्षेप तैयार हो जाता है। इसके बाद जब ये नीचे घान में प्रवेश करता है तो यहाँ से जो पिघली हुई धातुएं होती है वो इस मार्ग से बाहर आती है, और जो धातुमल यानी कचड़ा होता है वो इस मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्यूबियर पर। ये जो दो गोले लगे हुए हैं नीचे की दिशा में, ये ट्यूबियर होते हैं। यहाँ पर रबड़ का दस्ताना बना होता है, उसको दबाने से यहाँ से हवाएं अंदर प्रवेश करती हैं।
जैसे मान लीजिए अगर तापमान हल्का हो रहा है, टेम्परेचर हल्का हो रहा है, तो यहीं से हम हवा मार देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है चार्ज। चार्ज माने होता है कोयला या जो कुछ भी आप डाल रहे हो या कोई पदार्थ जो पिघलाने के लिए डाल रहे हो, उसी को चार्ज कहा जाता है। इसके बाद ये है शंकु फीडर। जो शंकु फीडर आपको बताए हम कि इसको ऊपर नीचे करके चार्ज को कम या ज्यादा गिराया जाता है, अंदर में वो होता है। और यहाँ से जो चिमनी बनी हुई है, ये चिमनियां है दोनों, यहाँ से बेकार गैसें निकलती हैं, जैसे धुआं वगैरह है, तो इसी रास्ते से होकर के बाहर निकल जाता है। इसमें कोई संपर्क या इसमें जाने का कोई चांस नहीं होता है। कुल मिलाकर के आपका जो वात्या भट्ठी में संपन्न होने वाली क्रिया है, वात्या भट्ठी, वो यही है। इसी में आपका प्रज्वलन का कार्य संपन्न होता है। इस भट्ठी का चित्र आप लोग बना लीजिएगा। परिभाषा मैंने आपको बता दिया है, उस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन निश्चित है आना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक। इसी में बेटा एक पॉइंट आता है संचारण। इसे जान लीजिए क्या होता है। संचारण, संचारण वो पॉइंट है जैसे कुछ लौह वस्तुओं को आप कहीं उठा करके रख दीजिए, काफी दिन से पड़ी रहे हो, जो यूज में ना हो, तो आप देखते हैं कि उस पर थोड़ा थोड़ा करके जंग लग जाता है, ठीक है ना। और वो जंग जब ज्यादा पुरानी वस्तुएं हो जाती हैं, ज्यादा दिन तक बाहर रखी रहती हैं, तो वही जंग फफोले के रूप में उस लोहे के पदार्थ से छूट छूट करके जमीन पर गिर जाते हैं और लोहे का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। तो किसी लौह वस्तु को संक्षारण से बचाए रखने के लिए उस पर हम या तो फिर पेंट कर दें, तब उस पर जंग लगने से बचाया जा सकता है, या फिर मोबियाइल जिसे कहा जाता है, मोबिल, उसको लगा दिया जाए, उसी का लेप लगा दिया जाए, तो उससे भी जंग लगने से बचता है। या फिर उस लौह पदार्थ पर ग्रीस लगा दिया जाए, तो इससे भी लौह वस्तु पर जंग लगने से बच जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को संक्षारण समझ में आ गया होगा। संक्षारण क्या चीज होता है, समझ में आई है ना बात। लोहे की बनी वस्तु के ऊपर जो जंग लग जाता है, उसी जंग को बचाने के लिए उस वस्तु के ऊपर जिस पदार्थ का लेप लगाया जाता है, यही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। बात समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट। यहाँ पर अगला टॉपिक आपका अयस्कों का सांद्रण बताया जा रहा है, जहां पर हेडिंग पड़ी हुई है अयस्क का सांद्रण किसके विधि द्वारा, फेन पलवन की विधि द्वारा बताया जा रहा है। फेन पलवन विधि से अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जहां पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक बीकर लगाया गया है। बीकर में कुछ वायु के कण आकर के यहाँ समाहित हुए हैं, और इसमें रखा क्या क्या गया है बीकर में, उसको ध्यान दीजिएगा। अयस्क के पिसे हुए कुछ बारीक कण हैं, जिसको जल के साथ मिला करके कुछ चीड़ का तेल भी मिलाया गया है इसमें, ठीक है। एक तेल होता है चीड़ का, उसको भी मिलाया गया है। और ऐसा करने से जब इसमें हम पदार्थ को साबित करते हैं, तो जो अशुद्धियां होती हैं बेटा, वो पेंदी में आकर के बैठ जाती हैं। जो फेना होता है वो बाहर निकल जाता है, और ऊपर से वायु की मात्रा भी स्रावित होती है। तो इसमें कैसे हम अयस्क का सांद्रण करते हैं फेन पलवन विधि द्वारा, उसको ध्यान से देखिएगा। इस विधि में बेटा जैसे बताया जाता है अयस्क का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा निम्न प्रकार से किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, और पॉइंट हम समझा रहे हैं इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बारीक पिसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए बीकर के एक टैंक में डाल दिया जाता है। जो अयस्क आपको दिया गया है, बारीक पीस करके दिया गया है, उस अयस्क को एक जल से भरा हुआ बीकर है, इसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात। फिर इसके बाद और उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल मिला देते हैं। चीड़ का तेल, जो चीड़ का पेड़ होता है ना, उसी से तेल निकाला जाता है, तो वही तेल ला करके इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं। और फिर पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा में प्रवाहित की जाती है। यहां से देखिए ऊपर लगा हुआ है बीकर में, यहीं से वायु की धारा प्रवाहित की जाती है।
जब वायु की धारा इस बीकर में प्रवेश करती है तो सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फेन झाग में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर फेन झाग में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियां जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं। जो अशुद्धियां होती हैं वो जल से, कोई भी अशुद्धि हो, जैसे जल में कोई मिट्टी का कण डाल दीजिए तो भी देखिए भीग करके कहाँ चला जाता है, पेंदी में आकर के बैठ जाता है। तो वही प्रकार से यहाँ पर जो इसकी अशुद्धियां होती हैं वो इसी भीकर की पेंदी में आकर के नीचे की दिशा में बैठ जाती है और आपका सांद्रित अयस्क अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो विधि बताई गई है इस विधि में क्या होता है बेटा कि जो फेन होते हैं ये ऊपर किसी भी झाग में, जैसे आप साबुन घोल दीजिए किसी पात्र में तो आप देखते हैं कि फेन ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसी फेन में यहाँ से फेन निकाल करके बाहर कर देते हैं तो फेन के नीचे यही आपका जो है अयस्क जो बचे होते हैं उसी फेन के नीचे होते हैं, तो उसको छान करके पृथक्कृत कर लिया जाता है और जो अशुद्धियां होती हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ जाती हैं, नीचे। तो अशुद्धियों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो वही आपका शेष क्या बचा होता है, अयस्क। यही आपका साधारण रूप से प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर की दृष्टि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोग कायदे से समझ करके पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। यही इतना पॉइंट आपका बचा हुआ था इस सिलेबस में। और इसके बाद अगले दिन अगली वीडियो को हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से लेकर के आएंगे और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं पेपर में। और उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अगली वीडियो भी आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।